नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं दी लीगल वाणी। क्या संविधान खतरे में है? इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट? यही जो आज सवाल है, हमारे वाद विवाद का मुद्दा है। आप सब जानते हैं कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को गवर्न करने के लिए हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो ऐसा ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट बताया जाता है जो जितने भी पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के उनको प्रिजर्व करता है, उनके पावर को बताता है, उनकी लिमिटेशन तय करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ये डिबेट जब भी आता है लाइट में, तो कैसे खतरे में हो सकता है? क्या लेटर को फाड़ा जा रहा है? क्या किताब को फाड़ा जा रहा है? ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है? ये तो बिल्कुल भी जायज नहीं है ऐसे कुछ कहना। इसलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है तो इसका मतलब कि जो पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो वैसे काम नहीं कर रहे हैं जैसा उन्हें काम करना चाहिए। ऐसे 4 पिलर्स इंडियन डेमोक्रेसी के बताए जा सकते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और मीडिया हाउसेज हैं। अगर ये चारों पिलर्स जो हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग्स में काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जैसा एक्सपेक्ट करता है उनसे करने को, जैसी ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है इन चारों पिलर्स के थ्रू, वो ऑब्जेक्टिव फ्रस्ट्रेट हो रही है, वो डिसमय हो गए अपने पाथ से। इन दैट सर्कमस्टांसेस ये कहना शायद लाजमी हो जाता है कि हाँ, संविधान खतरे में है। तो इसी मुद्दे पे इन्हीं चारों पिलर्स के बारे में, इन चारों पिलर्स के लाइट में हम अपने इस डिस्कशन को रखने वाले हैं। और इस वाद विवाद कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं 2 गेस्ट, मिस्टर ध्रुव एंड मिस्टर निकेत। दोनों ही सीनियर लॉ स्कॉलर्स हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। यंग माइंड है, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक भी बताए जा सकते हैं, और अक्सर वाद विवाद कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, अपना व्यू रखते रहते हैं और जाने भी जाते हैं। तो बात करते हैं चारों पिलर्स से और एक एक करके बात करेंगे हम। सबसे पहले ये बात अगर लेजिस्लेचर की करें कि क्या वो लेजिस्लेटिव जो विंग है, जो इंडियन डेमोक्रेसी का एक पैरामाउंट विंग है, और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि पार्लियामेंट बड़ी चीज हुई, क्या वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये लेजिस्लेचर जो है वो खतरे में है? अक्सर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के दौरान जब भी पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, हाल के दिनों में भी आप देखें तो विशेष सत्र बुलाया गया था पार्लियामेंट का, और उसमें भी देखा गया कि तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं वो शोर करते हैं, हंगामा करते हैं, उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार पक्ष के लोग हैं वो गाली गलौज और हेट स्पीच तक बातें कह देते हैं, फिर भी उनको शायद सस्पेंड तो नहीं किया गया जहां तक मेरी जानकारी है। ऐसे जो प्रेजुडिसेज हैं और ऐसे जो एक पार्शियलिटी है कार्रवाई को लेकर इन द हाउस, और विपक्ष की जो आवाज को दबाने का जो उनका इल्जाम है, क्या लगता है कि हाउस की प्रोसीडिंग जो है वो आज सुचारू तरीके से नहीं चल पा रही जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इनविसेज किया गया था? ओवर टू यू मिस्टर ध्रुव, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा यही मानना है कि किसी भी डेमोक्रेसी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो बेस है वो उस डेमोक्रेसी का पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर होता है। द वे द लेजिस्लेटिव बिजनेस इज गोइंग ऑन, द वे द पार्लियामेंट्री हाउसेज आर कंडक्टिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। तो सबसे पहली चीज ये है कि अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सम रूल्स, पार्लियामेंट्री रूल्स, जो कि अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रेरणा लेकर के उन रूल्स को बनाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ही उन रूल्स को ड्राफ्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हो रही हैं आजकल, या लेट्स सपोज पिछले 13-14 सालों में, तो क्या वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही हैं। एक इंस्टेंस में बताना चाहूंगा कि देयर इज दिस राज्यसभा एमपी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मिस्टर डेरेक ओब्रायन। तो एक बार किसी मुद्दे पे बहस हो रही थी, कोई कानून बनना था, और उन्होंने बोला कि आई डिमांड फॉर वोटिंग। नॉर्मली क्या होता है कि जब नॉर्मल कोई लेजिस्लेटिव बिल पास हो रहा होता है तो वॉइस वोटिंग होती है, बट जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं उनके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई एमपी या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ये डिमांड करता है कि वॉइस वोटिंग ना हो और
नॉर्मल जो वोटिंग होती है वो हो। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ हाउस है उसकी ये जिम्मेदारी है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो वॉइस वोटिंग ना करा करके नॉर्मल वोटिंग कराए। बट जितना मुझे याद आ रहा है कि डेरेक ओब्रायन ने वो रूल समझाया और उसके बाद राज्यसभा के जो अध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, तो उन्होंने बोल दिया कि तुम चुप होकर के बैठ जाओ, तुम मुझे कानून मत सिखाओ, और जो भी सारी चीजें हुई थी। सो इट वाज वेरी अनपार्लियामेंट्री, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। वाइस प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट, ओके। मीन्स आपका कहना है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो कहीं ना कहीं जो है पार्शियलिटी कर रहे हैं इन ट्रीटिंग themselves the way they should be. So पहली चीज ये है, पहला बायस वहीं से शुरू हो जाता है। और ये कोई बहुत अनोमली नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आज से होना शुरू हुआ है कि जो जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का स्पीकर होता है। ये नेहरू के जमाने से हो रहा है, बट इस तरीके से कभी नहीं होता था। वी नो अबाउट गणेश मावलंकर साहब, जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। वो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को भी उतना ही बोलने का मौका देते थे, उनकी बातें भी उतनी ही सुनते थे, क्योंकि एक ये बिलीव था, एक ये बिलीव होना चाहिए अभी के भी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और जो भी लोग वहां पे हैं, उनके अंदर ये एक बिलीव होना चाहिए कि दे आर नॉट देयर फॉर पार्टी पॉलिटिक्स, दे आर नॉट देयर फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, दे आर देयर फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द कंट्री। क्योंकि हर एक मिनट जो पार्लियामेंट में बर्बाद होता है उससे हम टैक्स पेयर्स का बहुत सारा पैसा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे एमपीज के अगेंस्ट प्रीजुडिशियल स्पीचेस, हेट स्पीचेस, आई वोंट टेक हिज नेम, देयर इज दिस एमपी फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, आई गेस साउथ दिल्ली। सो उन्होंने कुछ ऐसा आपत्तिजनक बोल दिया था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी दूसरे राज्य में एक जिम्मेदारी दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे नवविवाहित एमपी हैं राघव चड्ढा जी, तो उनको बिना वजह, बिना कोई रीजनेबल कारण बताए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज जहां पे कि लेजिस्लेचर खतरे में है इन सेंस ऑफ कि कॉन्स्टिट्यूशन उसकी वजह से खतरे में आ जाए, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ मेकिंग इज अ वेरी टायरसम प्रोसेस, वेरी होलसम प्रोसेस। उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जो जिस मिनिस्ट्री की तरफ से लॉ का प्रपोजल जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को अपना प्रपोजल देता है, दे ड्राफ्ट द लॉ, फिर वो पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास जाता है। ऑल्दो पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास जाना कोई रूल नहीं है, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन, मैंडेटरी नहीं है, इट्स डिस्क्रिप्शन। बट अगर एम्पिरिकल डेटा को देखा जाए तो पहले ये डिस्क्रिप्शन ज्यादा यूज होता था, इन द सेंस दैट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लॉज वर बीइंग रेफर्ड टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज। अभी के टाइम पे जितना मेरे को याद है, इट वाज समथिंग अराउंड 23%। सो देयर इज अ वेरी वाइड गैप। कमिटीज का भी वो उपयोग जो होना चाहिए जिसके लिए वो बनी है, जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, हर एक पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, उनके पास चर्चा के लिए चीजों को जाना चाहिए, जो कि आजकल नहीं जाता है, एक तरफा हो जाती है चीजें। ये आपका कहना है शायद। और अगली चीज ये है, लॉ मेकिंग से ही रिलेटेड है, कि डेमोक्रेसी में लोगों का इन्वॉल्वमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो भी इस चीज को इन्विसाज करती है कि लोगों का इंपॉर्टेंस होगा, दो तरीके से होगा। पहला तरीका ये कि लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके हाउस में भेजेंगे। दूसरा तरीका ये है कि जब कानून बन जाए तो जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिन भी लोगों के जीवन पर, जिन भी लोगों के ऑक्यूपेशन पे, बिजनेस पे, या जो भी उनके लाइफ पे उस पर्टिकुलर कानून की वजह से कोई इंपैक्ट आने वाला है, आप उनसे कंसल्ट करिए कि उनका क्या व्यू है। बिकॉज इन एवरी डेमोक्रेसी, इन एवरी मॉडर्न डे डेमोक्रेसी, पब्लिक कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है कहीं मैंडेटरी नहीं करती है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम मैंडेटरी नहीं करती है, बट जस्ट यू सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पन्ने नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उतना नहीं है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जहां पे कि पब्लिक कंसल्टेशन को एक अहम हिस्सा बताया गया है। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इन द सेंस दैट पब्लिक कंसल्टेशन का जो राइट है वो आर्टिकल 19 से निकल कर गया था, राइट टू नो एंड राइट टू इंफॉर्मेशन।
because public consultation is very important for knowledge and information. ऐसी जो चीजें हैं कि पब्लिक कंसल्टेशन का जो मसला है, ऐसी तो बात है नहीं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले भी पब्लिक ऐसी कोई हमारी स्कीम नहीं रही है कि पब्लिक को कंसल्ट किया जाए, एनीथिंग ऐसी लाइक बात दैट। नहीं है कि ये पूरा जो मुद्दा है ये पहली बार भारतीय इतिहास में उठाया गया है कि संविधान खतरे में है। ये पिछले 13-14 सालों से ही खतरे में नहीं है, ये बहुत बार खतरे में रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि 13-14 साल में हर वक्त खतरे में है। तो ये नहीं वो जस्ट बिकॉज पहले की सरकारों ने उस चीज को किया है तो दैट कांट बी एन एक्सक्यूज। हाँ, वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जो गलत है वो गलत है, वो तब भी गलत था, वो इंदिरा जी के जमाने में भी गलत था, वो मोदी जी के जमाने में भी जी गलत था। बिल्कुल। तो मिस्टर अनिकेत, आपका क्या कहना है इस पॉइंट ऑफ इशू में? क्या लेजिस्लेशन जो है वन ऑफ द वेरी पैरामाउंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या ये लेजिस्लेचर जो है वो खतरे में है? क्या पार्लियामेंट खतरे में है? क्या पार्लियामेंट की जो सेंटीमेंट है, जो फिलोसफी है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, हम कहीं दूसरे रास्ते पे भटक गए हैं? जी, आसान शब्दों में अगर देखें तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग मतलब अभी जो है तो रूल से गाइड होती है, जैसे मेरे दोस्त ने बोला, तो वो फॉलो तो की ही जाती हैं। अल्टीमेटली जो है तो विम्स और फैंसी में तो नहीं चल रही हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वहाँ का, डिस्क्रिशनरी पावर कुछ होती हैं। कईयों बार अपोजिशन को भी मौका मिलता है सवाल उठाने का, वहाँ पे वो वॉक ओवर दे देते हैं। वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग पूरी चल रही है वहाँ की, जो जिस हाउस की चल रही है, तो वहाँ पे वो जहाँ पे क्वेश्चन पूछने चाहिए वहाँ क्वेश्चन पूछने से बचते हैं। जैसे कि आप प्रोसीडिंग्स में पूरी बाधाएं भी मतलब खुद ही से लानी है, और फिर वहीं पे आप बोलते हैं कि मतलब कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग नहीं अच्छे से चल रही है। आपका कहने का मतलब है कि जो दूसरा पक्ष है, ऑपोजिशन है, उसमें ही खामियां हैं, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है उस तरीके से जिस तरीके से उसे करना चाहिए। उसमें भी खामी जी, उसमें उनमें भी खामियां हैं, ये आप कहना चाहते हैं? तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि हाँ, दूसरे पक्ष में भी खामियां हैं? जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके कारण भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खतरे में है? जी, तो वो तो हमेशा ही है कि मतलब कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग ऐसे ही चलती हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो भी रहते हैं तो उनके पास सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर रहती है, तो वो कईयों बार सही उपयोग में लिए गई हैं और कईयों बार डिस्क्रिशन कांट बी अनगाइडेड, बट इट कांट बी आर्बिट्रेरी। वो बोल रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है, कोर्ट ने भी बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर से लेकर हर एक के बारे में इंटरप्रिटेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला है कि पार्लियामेंट मतलब ये नहीं कि हाँ, मन बढ़वी जिसको बोलते हैं हम लोग। जी, लेकिन पार्लियामेंट मन बढ़वी नहीं है डिस्कशन का मतलब, इट शुड बी रीजनेबली अप्लाइड। जी, पार्लियामेंट की जो मतलब जो हाउस होते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा मतलब कि रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वॉइस ऑफ पीपल की बात करते हैं। तो वहां पे जो रहता है, जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव गया है, तो उसका उतना एम्बिट भी डिस्क्रिशन का यूज करने का एम्बिट भी बढ़ जाता है। तो अनगाइडेड नहीं है। सवाल तो यहाँ ये है कि जो स्पीकर, पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, सवाल ये है कि स्पीकर जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज अपना गलत तरीके से कर रहे हैं, प्रेजुडिस होके कर रहे हैं। जैसा कि बताया कि राघव चड्ढा को चेयरपर्सन ने राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया, और वहीं दूसरी तरफ उनका नाम नहीं लेंगे फिर से हम, साउथ दिल्ली के जो सांसद है, याद भी नहीं है उनका नाम, हमको याद भी नहीं करना उनके नाम को, भाव भी नहीं देते हम, तो उनको जो है सस्पेंड नहीं किया गया है। तो ये तो एक डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज नहीं दिखेगा अगर हम देखें तो? कि इक्वालिटी की कहाँ गई भावना जी? कहाँ है इक्विटी, गुड कंसाइंस एंड जस्टिस, जो कि किसी भी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करने के नीचे बैकिंग पिलर होनी चाहिए? इस मामले में तो काम वही बनता है कि मतलब बीजेपी जो रूलिंग पार्टी, बीजेपी नहीं, रूलिंग पार्टी जो भी है, तो हम अपने आप को जी इन शब्दों से ना जोड़े, जी जी अपॉलिटिकल होकर बात आप पॉलिटिकल हो गए। तो जी, तो यही है कि रूलिंग पार्टी जो है अभी, तो उस पे हमेशा से इस तरह के इल्जाम लगे हैं, पहली बार तो लगा नहीं है। और मेरे को ये लगता है कि मतलब इस चीज को स्वीकार लेने में मतलब कोई वो नहीं है, मतलब अपोजिशन का रोल आता है कि क्वेश्चन इसको किस तरीके से फ्रेम करके आगे लेके आए। अपोजिशन का है कि गवर्नमेंट वही कर रही है जो हमेशा से करती है जी, कुछ भी नयापन नहीं है, कुछ भी जी जी जी, न्यूनस नहीं है कि आप अचानक से डेमोक्रेसी अचानक से खतरे में नहीं है। ये एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन केवल अपने को गाइड करता है बिल्कुल सही कि एक एंड तक पहुंचना है। जी बिल्कुल। तो जाना हमने कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जाने क्या लेजिस्लेचर खतरे में है। वो जो बातें की जा रही हैं कि लेजिस्लेचर खतरे में है, कितनी सीरियस बात है? क्या इसमें कोई सीरियसनेस है कि बस ऐसा ही खतरे में है, कह दो, कुछ भी कह दो, कह के निकल लो?
तो क्या कुछ बैकिंग है, क्या कुछ उसके पक्ष में आर्गुमेंट्स हैं, क्या कुछ आर्गुमेंट्स उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। अब दूसरा पॉइंट जो है, जो मैटर ऑफ डिस्कशन बनता है, सेकंड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, और सेकंड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो एग्जीक्यूटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम कहने का मतलब कि हम सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। और सरकार जो है वो तो क्या बोले, बहुत सारे फिलोसफर पॉलिटिकल थिंकर ने बोला है कि पावर, और एक ने तो बोला, ये आप भी जानते हैं मैकियावेली को, कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो एग्जीक्यूटिव जो है हमेशा से वो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसपे सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को मिसयूज करने का। और अभी के समय में तो ये इल्जाम जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति शायद होगी। ऐसे हालात में जो सबसे बड़ा एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जिसके कारण तमाम विपक्ष के नेता कहते रहते हैं कि खतरा में है, खतरा में है, देश खतरा में है, सरकार खतरा में है, सॉरी सरकार नहीं, जनता खतरा में है और संविधान खतरा में है, वो सबसे बड़ा एक्शन है ईडी और सीबीआई, जो कि दो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग का इल्जाम। विपक्ष द्वारा इल्जाम ये है कि सरकार जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का यूज पॉलिटिकल राइवलरी के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए कर रही है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत जैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन उसको परफॉर्म करने चाहिए थे उसके कॉन्सोनेंस में उस पावर का यूज कर रही है। मतलब कुल मिला के बात करें तो मिसयूज कर रही है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, पावर के लिए। तो इस मुद्दे पर अगर बात करें, जैसे कि महाराष्ट्र में होता है, बाकी जगह भी बहुत सारी जगह देखा कि ईडी का डर दिखा दो, सांसद विधायक को अपने में ले लो और फिर सब ऑल राइट है। इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सब पता है, आप सभी दर्शकों को ही पता है। आपका व्यू सर ध्रुव क्या है इसके बारे में, कि क्या ईडी और सीबीआई का जो ये मिसयूज का इल्जाम है, हो सकता है मिसयूज हो भी रहा हो? क्या ये मिसयूज का एक्सटेंट इतना है कि संविधान ही खतरे में आ गया इस मिसयूज से? मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि संविधान का बेसिक यूनिट कौन है? संविधान का बेसिक यूनिट है हम आप, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कांट कंडक्ट द नेशन इन वैक्यूम, उसको सोशल रियलिटीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले जब हम बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, तो उसका मतलब यह है कि संविधान के कुछ प्रोविजंस हैं जिनको कि या तो बाईपास किया जा रहा है, जिनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या तो उनको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। तो जहां तक ईडी और सीबीआई की बात है, तो बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस हैं उनका ब्लेटेंट वायलेशन है अगर इस तरीके से अनगाइडेड, अनजस्टिफाइड अरेस्ट होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट द फैक्ट दैट इन लॉज का कोई एप्लीकेशन नहीं है, इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कोई रेलेवेंस नहीं है, बिल्कुल रेलेवेंस है। देयर आर वेरियस पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन हलाला, मनी लॉन्ड्रिंग, बट politically motivated यूज इन सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का होना ये गलत है। और ये उस पर्टिकुलर इंसान के, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू हैव लिबर्टी, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं इम्पेडिमेंट क्रिएट करता है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जैसा अभी मनीष सिसोदिया वाले केस में अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले हियरिंग में यही कहा था सरकार से कि योर केस विल फॉल फ्लैट इन जस्ट 2 minutes। तो सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा मुद्दा जा रहा है, इतना हाईलाइटेड मुद्दा है, उसकी वजह से दिल्ली की जो सरकार है उसके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगे हैं। मनीष सिसोदिया का करियर, पॉलिटिकल करियर एक तरीके से खतरे में है। सॉरी। और जब वही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, बिकॉज देयर आर नो एविडेंसेस, देयर आर नो सब्सटैंटिव एलिगेशंस एंड योर केस विल फॉल फ्लैट इन जस्ट 2 minutes। तो इसका क्या मतलब है? क्या इस बात से यह साबित नहीं हो रहा है कि जो सरकारें हैं वो इन सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही हैं? तो कहने का मतलब कि आपके कि जुडिशियल एंगल से उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है उन केसेस में, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट डांट फटकार लगा रही है। और चूंकि जुडिशियल एंगल से कोई सब्सटेंस नहीं है, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है,
ये कहना शायद ही गलत होगा। तो अनिकेत जी, क्या व्यू है आपका इस रिगार्ड में कि क्या ये जो आर्गुमेंट दिया गया कि हाँ कोई भी सब्सटेंस नहीं रह रहा है केसेज में और केसेज लगा दी जा रही हैं, फ्रेम कर दिया जा रहा है। इन्होंने जैसे कि उदाहरण दिया मनीष सिसोदिया का, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा अजीत पवार के बारे में, जिनको डराकर पार्टी में शामिल कर दिया गया। जस्ट टू ऐड अ फ्यू पॉइंट्स आल्सो, अभी तक यूएपीए के बहुत सारे केसेस आते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बहुत सारे केसेस आते हैं, बट व्हेन वी लुक इनटू द एम्पिरिकल फैक्ट्स, एम्पिरिकल डेटा, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस में बेल मिल जाता है। जबकि यूएपीए में बेल मिलने का जो प्रोविजन है, पूरा प्रावधान है, वो बहुत स्ट्रिंजेंट है। अभी हम आएंगे लेकिन इस मुद्दे पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और यूज ऑफ यूएपीए पे, उससे पहले मैं अनिकेत जी का व्यू जानना चाहता हूं इस पॉइंट पे जो अभी उठाया गया कि क्या बिना प्राइमा फेसी एविडेंस के ईडी और सीबीआई का उपयोग हो रहा है पार्टिकुलरली। तो ईडी और सीबीआई फॉर पॉलिटिकल गेन, ये एक इल्जाम है और जिसके कारण है कि संविधान ही खतरे में है। सबसे पहले तो मैं इस इंटरप्रिटेशन से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो मेरे दोस्त ने लिया कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ब्रीच हो रहा है तो उससे संविधान को खतरा है। उससे संविधान को मतलब इस तरह के नंबर ऑफ इंस्टेंस उठा के देखेंगे तो ये इंस्टेंस मतलब हर दूसरे केस में हो रहा है। आज से नहीं, पहले से होता रहा है, 1947 से होते आ रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1947 से संविधान खतरे में है। प्रोविजंस कहने का मतलब आपके कि आप तो पहले ये शायद मान रहे हैं कि जो ये इल्जाम लग रहा है कि प्राइमा फेसी फॉल्स एविडेंस के थ्रू फ्रेम किया जा रहा है ईडी और सीबीआई के ग्रैप में पॉलिटिकल राइवल्स को, ताकि उनको अपने खेमे में लाया जा सके, क्या इस फैक्ट को आप मानते हैं, एडमिट करते हैं? जी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ नहीं, मतलब बीजेपी के प्रवक्ता होने की यहाँ बात भी नहीं है, हम लोग पॉलिटिकल नहीं, जैसा कि मैंने बताया अपॉलिटिकल डिस्कोर्स है, तो इसमें प्रवक्ता वाली कोई बात नहीं है। बात बस इतनी सी है कि क्या आपको ये महसूस होता है, पहली बात की ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये आपको महसूस होता है, लेकिन शायद आपका कहना ये है कि ये बस इतना सा जो एक्ट है इनका दुरुपयोग करना, ये एग्जैगरेशन हुआ कि इसके कारण संविधान ही खतरे में। वेस्ट बंगाल में भी जैसे देखा गया है कि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, बाकी चीजों का भी होता है, तो वहां का एग्जांपल एक लेते हैं तो देखते हैं तो सिमिलर जो अभी जो रूलिंग पार्टी है सेंटर पे, तो उस पे भी सिमिलर ही कंटेंशन मतलब रेस किए जाते हैं, लेकिन एट लास्ट वही आता है कि संविधान खतरे में नहीं हो सकता। संविधान एक इवॉल्व करने वाला प्रोसेस है, तो ब्रीच हो रहा है, उसका प्रोविजन ब्रीच होगा। ईडी सीबीआई का गलत उपयोग हुआ है, अभी भी कर रही है रूलिंग पार्टी, अगली रूलिंग पार्टी आएगी फिर से करेगी। इसमें सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो भी अपोजिशन पे उस टाइम पे है, अभी अपोजिशन पे कोई एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टीज है, तो उन अपोजिशंस को उस क्वेश्चन को उसी तरीके से रेज करना चाहिए। तो वो तो रेज कर रहे हैं, इसीलिए तो हम भी आज इसके मसले बात कर रहे हैं क्या खतरे में है। तो उनके आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी मैं घटनाएं बता रहा हूँ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, ये कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, हाँ ये नहीं है। हाँ, आपकी बात जो है वो कोराबोरेट होती है सुप्रीम कोर्ट की एक उस टिप्पणी से भी जो उन्होंने यूपीए के सरकार के टाइम में किया था कि सीबीआई जो है वो केज पैरेट बन गई है, वो पीड़े की तोता है, और मतलब लॉज को ही फॉलो किया जा रहा है। यूएपीए लॉ है, ईडी के सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जी, एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी है उसको फॉलो किया वो फॉलो किया जा रहा है। तो वो मतलब प्रोसीजर बस फॉलो किया जा रहा है, और प्रोसीजर में तो इंपेरिकल डेटा की बात होती है। इंपेरिकल डेटा की बात आएगी तो किसी भी नॉर्मल क्राइम पे भी इंपेरिकल डेटा अगर इंडिया पे उठा के देखा जाए तो इंपेरिकल डेटा में एक्विटल और कन्विक्शन के रेट पे देखेंगे तो हमेशा ही मतलब डिफरेंस पाया जाए। अपनी थ्योरी ही रिफॉर्मेटिव है, 10 में से वो वाली है कि एक को छोड़ देने वाली है, तो फिर अगर उस तरह की थ्योरी अगर अपन उस ज्यूरिस्प्रूडेंस पे जा रहे हैं तो फिर किसी भी लॉ पे वो सिमिलर इंपेरिकल डेटा ही आएगा। क्रिमिनल लॉ की भी कुछ ऐसी कुछ खास खतरनाक डेटा नहीं है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रूथ की प्रोसीजर ही हमारा है। हर एक चीज का प्रोसीजर कुछ ऐसा है जो कि हाँ, जो भी मतलब प्रोसीजर की ही हम बात करें, जो स्टूडेंट्स को छोड़ दे तो वो कुछ ऐसा है कि वो हमें वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं करने दे रहा है जो हम चाहते हैं, उतनी जो है हमारी इफेक्ट है, जो भी हमारा रिजल्ट है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो कुल मिला के बात करें तो व्यू जी आपका ये है कि हो सकता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कोल्ड कफ एंड कोल्ड हो, लेकिन ये जान पे खतरे वाली बीमारी नहीं है। चलिए, तो ये ना सही
लेकिन यूएपीए का जैसे हम बात कर रहे थे, कलीग ने पहले भी किया कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो कि एक प्रिवेंटिव एक्ट है, मायने ये है प्रिवेंटिव एक्ट का कि अक्सर ये होता है कि अरेस्ट और डिटेंशन किसी व्यक्ति को तभी किया जाता है जब उस पर कोई रीजनेबल सस्पिशन हो कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या कोई भी गुनाह किया हो, कुल मिला के मोटी मोटी अक्षरों में बात करें तो। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वो प्रिवेंट करने के लिए बिना किसी इल्जाम के ही लगा दिया जाता है, बस इस सस्पिशन पे कि कोई एक व्यक्ति जो है वो कोई ऐसा काम कर सकता है जो कि पार्टिकुलरली बोले तो पब्लिक ऑर्डर को और मास अमाउंट ऑफ लोगों को डिस्टर्ब करने को है, इसलिए उसको पहले ही डिटेन कर लिया जाता है। इल्जाम ये लग रहा है कि जहां इसकी जरूरत नहीं है वहां भी सरकार प्रिवेंटिव लॉ का उपयोग कर रही है। कहने वाले तो कहते हैं कि ये प्रिवेंटिव लॉ का जो उपयोग है वो हमें आज से 100 साल पीछे रॉलेट एक्ट 1919 के समय में ले जाकर छोड़ देता है, जहां ना दलील ना वकील की बातें हुआ करती थी। तो इस दायरे में जैसे कि अल्ट न्यूज के संस्थापक को एक बार अभी पिछले साल गिरफ्तार किया गया था प्रिवेंटिव लॉ के अंदर। अभी हाल में 2-3-4 दिन पहले जब हम ये शूट कर रहे हैं उससे 2-3-4 दिन पहले न्यूज क्लिक के सारे पत्रकार जो कि अभी यूट्यूबर बन चुके हैं उन पे भी जो है कि नकेल कसा जा रहा था। तो ऐसे जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उमर खालिद एक स्टूडेंट लीडर है, उनको भी बहुत दिन तक यूएपीए तक लगा के 2-3 साल हो गया शायद उनको रखा गया है। अभी कोई कोर्ट में ट्रायल नहीं हो पा रहा है, कोर्ट कोई जजमेंट नहीं दे रही है। तो इस मसले पे क्या करना है? क्या ये एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सीड करना नहीं है कि आप एक प्रिवेंटिव लॉ का उपयोग ऐसे करें जैसे करने के लिए वो बना ही नहीं है, जैसा ऑब्जेक्टिव था ही नहीं लेजिस्लेटिव मेंबर्स का जिन्होंने उनको बनाया है। उनका ऑब्जेक्टिव इतना था कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडिया को इंश्योर किया जाए, ये नहीं था कि लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के नाम पे अपनी पॉलिटिकल जो है महत्वाकांक्षा है पूरा करने के लिए उसको एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है मिस्टर ध्रुव? तो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो लोग ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है वो इस बात को भी उठाते हैं कि अभी जिस तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का उपयोग किया जा रहा है वो कॉलोनियल माइंडसेट है, बिकॉज वो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे भी यूज होता था, रोलेट एक्ट था, ना दलील ना वकील वाली बात जो थी। तो मेरे हिसाब से इस बात में कुछ सब्सटेंस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से सही है, बट इस बात में कुछ सब्सटेंस है क्योंकि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक वर्किंग रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने एम्पिरिकल एनालिसिस किया था देश में होने वाले पिछले 1 साल में अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में। खैर इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अरेस्ट और डिटेंशन में बेसिक अंतर क्या है, फंडामेंटल अंतर क्या है। जी बिल्कुल, आप समझा सकते तो अरेस्ट जो होता है वो एक जुडिशियल प्रोसेस है, बिकॉज वहां पे एक जुडिशियल ओवरसाइट होता है। आप जिसको भी पुलिस कस्टडी में ले रही है पहले उसको 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट बताएगा कि आप इनको रिमांड पे, फिर मजिस्ट्रेट उनको रिमांड पे देगा कि आप इनको पूछताछ के लिए रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, प्राइमा फेसी कोई केस है इनके अगेंस्ट या नहीं है। तो यहाँ पे जुडिशियल ओवरसाइट होता है। डिटेंशन के केस में क्या होता है, इट्स अ मियर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। वहां पे सरकार चाहे तो मनमाने रूप से किसी भी इंसान के अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक ऑर्डर निकाल देगी और उसको डिटेन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जुडिशियल ओवरसाइट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क्स। तो बेसिक अंतर यही है। इससे अंतर क्या आ जाता है? इससे अंतर यह आ जाता है कि जो अक्यूज्ड है, जिस इंसान के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसको अरेस्ट या डिटेन किया जा रहा है, उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं वो उसके पास कितने बचे रह जाते हैं। अगर जुडिशियल ओवरसाइट है तो वो पूरी तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों को आगे रख करके और अपने अरेस्ट को सही या गलत बता सकता है। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक और चीज होती है, वो ये होती है कि बहुत बार अक्यूज को ये भी नहीं पता होता है कि किस चीज के लिए उसको डिटेन किया गया है। बहुत बार रीजनेबल नोटिस नहीं दिया जाता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-4 दिनों पहले बोला था। रीजनेबल नोटिस, ऑडियो अल्टरम पार्टम, हाँ, बाकी जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वो सब वायलेट होते हैं। हाँ, वो सब वायलेट ताक होते रख हैं। दिए जाते हैं ऐसे सिचुएशन। तो जहां पर एक तरफ ये स्थिति बन रही है और दूसरी तरफ एक जानी मानी लीगल पॉलिसी की संस्था है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, उसके वर्किंग रिपोर्ट में ये एम्पिरिकल डेटा सामने निकल करके आता है कि 2021 से 22 के बीच में 58 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था, जो कि एक करेक्ट प्रोसीजर है किसी भी इंसान को बंदी बनाने का।
प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। और उस रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि जहां 58 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया है, वहीं 86 लाख लोगों को डिटेन किया गया है। डिटेंशन इज मोर देन अरेस्ट। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इज। इस चीज को कॉन्टेक्चुअलाइज करने की भी जरूरत है कि जो हमारा संविधान है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ तो करता है, बट वो अलाउ रूल की तरह नहीं करता है, इट अलाउज एज एन एक्सेप्शन। क्योंकि जो फ्रेजिंग है, जो फ्रेजियोलॉजी है, जो लैंग्वेज है आर्टिकल 22 की, वो इस तरीके से नहीं है कि इट्स अ रूल, इट्स नॉट अ मुंडेन थिंग टू डिटेन समवन, इट्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हिच मस्ट बी डन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। सो जहां पर एक तरफ ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि अरेस्ट से ज्यादा डिटेंशन हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही निकल करके आता है कि सरकार को, क्योंकि एग्जीक्यूटिव सरकार ही है और सरकार ही डिटेंशन के ऑर्डर निकालती है, तो जहां पर डिटेंशन के ऑर्डर, जहां पे डिटेंशन एज ए टूल यूज नहीं भी होना चाहिए, वहां पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड और जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है उनकी वजह से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के अगेंस्ट, पत्रकारों के अगेंस्ट, जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके लीडर्स के अगेंस्ट, अभी आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों को, और तो इस तरीके से इल मोटिवेटेड जो यूज है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का, ये गलत है। मेरे दोस्त ने बहुत कन्विंसिंग तरीके से कहा कि छुटपुट घटनाओं की वजह से संविधान खतरे में नहीं आ जाता। बिल्कुल, छुटपुट घटनाओं की वजह से संविधान खतरे में नहीं आ जाता है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये घटनाएं छुटपुट नहीं है। 86 लाख पीपल आर लैंग्विशिंग इन जेल्स, वो भी अरेस्ट के थ्रू, अरेस्ट का जो प्रॉपर प्रोसीजर उसके थ्रू नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो प्रोसीजर है उसके थ्रू। 86 लाख इज ह्यूज नंबर। आप सोचिए कि अभी इजराइल पैलेस्टाइन की जो मसला चल रहा है, केवल गजा में 23 लाख लोग हैं जो कि पॉइंट ऑफ थ्रेट पे हैं। हाँ। तो इतना सब इंटरनेशनल हो हंगामा मचा है, और 86 लाख पीपल यहाँ चुप्पे चाप जो है केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे अगर डिटेन हो रहे हैं, तो नंबर तो मुझे भी लगता है शायद, और व्यूअर्स को भी हमारे लगेगा कि सब्सटेंटिव नंबर है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि एक चीज और है कि छुटपुट घटनाओं की वजह से भी संविधान खतरे में आ सकता है। संविधान खतरे में इसलिए आ सकता है छुटपुट घटनाओं की वजह से भी, क्योंकि हो सकता है कि हम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखें तो वो छुटपुट घटना है, बट डॉक्टर कफील खान का एग्जाम्पल ले लें, उनका पूरा करियर चौपट हो गया, उनकी पूरी नौकरी चली गई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया। तो उस इंसान के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशंस हैं वो तो वहीं खत्म हो गए, जो उसके एक्सपेक्टेशंस थे कॉन्स्टिट्यूशन से वो तो वहीं खत्म हो गए। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक इंसान को भी ये लगता है कि उसके एस्पिरेशन से कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और उस इंसान के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तो बाकी लोगों के लिए भी खतरे में हो सकता है। इट्स नेवर फार इनफ, गुड इनफ। तो अनिकेत जी, आपका क्या विचार है इस पे कि क्या ये जो यूएपीए का मिसयूज है, आपको लगता है पहली बात कि ये मिसयूज किया भी जा रहा है या जस्ट रीजनेबल यूज किया जा रहा है? और अगर मिसयूज किया जा रहा है ये भी मानते हैं आप, तो क्या फिर से ये मिसयूज के एम्बिट इतना है कि पूरा संविधान ही खतरे में है? जी, सबसे पहले तो मैं क्लेरिफाई करूंगा कि मैंने किसी भी घटना को छुटपुट नहीं बोला है। मैंने नंबर ऑफ इंस्टेंस बोले हैं कि मतलब नंबर ऑफ इंस्टेंस पहले हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। ये है, ग्रेविटी पे नहीं जाएंगे कि ग्रेविटी किसकी कितनी है, नंबर ऑफ केसेस पे वो वेरी करता है, मतलब हर चीज पे, टॉकिंग अबाउट द एम्पेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। तो उस पे जाने का ना ही मेरे को कोई एम्बिट समझ में आ रहा है। छोड़ते हैं हम कि एक इंसान के खतरों से संविधान खतरा होगा कि पूरे देश के खतरे से खतरा होगा, देश कौन है, जनता कौन है, सरकार कौन है, ये फिर से अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में हम अपने डिस्कशन को टू द पॉइंट रखते हैं और बात बस इतनी करते हैं कि क्या ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का जो मिसयूज का इल्जाम है, क्या आप इस इल्जाम को मानते हैं कि पिछले 7-8-10 सालों में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मिसयूज हो रहा है और एग्जीक्यूटिव पावर का यूज करके पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज किया जा रहा है? हालांकि जूरिस्प्रूडेंस और लॉ के अकॉर्डिंग पर्सनल लिबर्टी को सिर्फ जुडिशियल डिटर्मिनेशन से ही कर्टेल किया जा सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो जुडिशियल अथॉरिटी की जो इफेक्ट होनी चाहिए उसको अपने हाथों में ले लिया है उन्होंने, कहें तो?
जी, संविधान में आर्टिकल 22 जो है तो वो राइट प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का स्टेट को। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज आज के नहीं है, बहुत पहले के हैं, मतलब आजादी के बाद भी बने हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ, और समय के साथ कईयों में चेंज आए, कईयों में संशोधन हुए, और समय के साथ वो नहीं रह पाए और हाँ, ये सब सही बात और गए भी हैं, मतलब कि चले भी गए हैं। टाइम के साथ स्ट्रिंजेंट हुआ। तो टाइम के साथ Stringent भी हुए हैं। आने वाले कहेंगे यूएपीए का कानून 2019 अमेंडमेंट के बाद और ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया है। हालांकि ये तो कानून शायद 1967 में ही आया है, तभी तो बट 2019 के अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविजन थे, जो बेल के प्रोविजन थे, उसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है। जी, तो लॉज, अब क्राइम का नेचर जो है, तो आप समझेंगे क्राइम क्या हो रहा है, कि मतलब किस लिए लाया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज जो है, तो बने किस लिए हैं? तो वो बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटीज के इश्यूज पे, जहां पे है कि मतलब कि मोर हीनियस क्राइम है, स्टेट के ही जहां पे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन हो जाएगा, तो वहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड किया जाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का यही है कि अगर स्टेट ही नहीं रहेगा तो राइट किसके रहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपका कि स्टेट ही अगर खतरे में है तो फिर लॉ मेकर्स की कोई रेलेवेंसी नहीं है। और फिर बात वही आ जाती है, वही घूम फिर के बात आएगी कि एक्शंस जो है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं, तो जहां पे सस्पिशन का बात आती है तो रीजनेबिलिटी की बात आती है। कई बार रीजनेबल सस्पिशियस भी होगे, सस्पिशन उठेगा तो उठाएंगे, और कई बार अनरीजनेबल होता है तो भी तो मतलब लाना तो पड़ेगा। लॉ का ब्रेक तो हो गई, लॉ को ब्रेक मतलब बना है लॉ, जो बेसिक लॉ है उसका मिसयूज, हाँ, मतलब कि ये जूरिस्प्रूडेंस के पॉइंट पे भी है कि अगर लॉ बना है तो उसको मिसयूज किया जा सकता है, ब्रीच हो सकता है उस लॉ का। फिर जुडिशरी बैठी है, हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम फॉलो किया जाता है इंडिया में, कि बैलेंस ऑफ पावर माना जाता है। तो लास्ट में जुडिशरी है कि मतलब आपको यहां से नहीं मिल रहा है रेमेडी, यहां से नहीं मिल रही है, एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर गलत है तो उसके बाद आप जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा। और जुडिशरी फिर वहां पर रेमेडी देती भी है। लेकिन इसी वजह से तो जुडिशरी पे काफी बर्डन हो गया, बिकॉज लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर रहा की बात तो ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि अगर एग्जीक्यूटिव एक्सेस हो रहा है, एक्सेस पावर यूज कर रही है एग्जीक्यूटिव अपना, तो उसको देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जुडिशरी को पावर दिया हुआ है कि लीजिए आप इसको प्रोटेक्ट कीजिएगा जब भी ऐसा मसला आएगा। बट वो रेमेडी है, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट रेमेडी है। ठीक है, तो मैं उसी पॉइंट रेमेडी वही होता है जहां पे सम रॉन्ग इज बीइंग डन। तो जब हम ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट रेमेडी है, तो हमको ये भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि वो एग्जीक्यूटिव एक्शन जिनके अगेंस्ट रेमेडी है, they are prima facie wrong. So I am agreeing to that thing. I am agreeing to that thing. Yes. But he is saying that there is a remedy. Natural consequences of any law, that it is prone to be misused by the executive. Yes. And after that, the thing is that अगर वो you have that remedy. No, but we are talking about our remedy constitution. We are talking about our constitution. There are some constitutional aspirations also for us as a nation. And we should also evolve. Not only it's for constitution to evolve, we should as a society also evolve. Executives should also evolve. The executives can't continue to behave in a way they did during the colonial era. Okay. तो यही सवाल है कुल मिला के कि सस्पिशन तो है, रिजनेबल सस्पिशन पे आप यूएपीए का यूज भी कीजिए, प्रिवेंटिव लॉ का यूज भी कीजिए, लेकिन अनरिजनेबल सस्पिशन पे अगर आप यूज करेंगे तो एग्जीक्यूटिव का पावर जो दिया हुआ है वो एग्जीक्यूटिव पावर को तो आप ब्रीच कर रहे हैं। जी, कई बार वही डिफरेंस लाइन जो है वो बहुत थिन रहती है कि रीजनेबिलिटी और अनरीजनेबिलिटी की है, तो लाइन बहुत थिन है कि मतलब एग्जीक्यूटिव कहां से डिसाइड करेगा ये चीज, मतलब इस लाइन को ब्रीच कर रहा है वो। एक अपने आप बात करने के लिए हम लोग के लिए तो बहुत ही सरल है ये मुद्दा, लेकिन ये थिन लाइन को प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली इसको पहचान पाना और इसको ड्रॉ कर लेना एक बहुत ही अपने आप में साहसी कदम है और चैलेंजिंग टास्क भी है। चलिए, तो यूएपीए से मूव ऑन करते हुए हम बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में यूएपीए के जरिए ही जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई, और जो मीडिया हाउसेज हैं, बहुत सारे पत्रकार, जाने माने पत्रकार जो है वो यूट्यूबर बन चुके हैं हमारे तरह। और हाल फिलहाल में न्यूज़ क्लिक नाम की एक यूट्यूब और सोशल मीडिया ही पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ तमाम छापे पड़े और यूएपीए के थ्रू रेड वगैरह डाले गए हैं।
और पहले भी फ्रीडम मीडिया हाउसेज की हॉस्टाइल टेक ओवर भी जो है होती रही है, तो इसको लेके जो थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, हालांकि है तो थर्ड पिलर जुडिशरी, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन थर्ड पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो खतरे में है, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का सबसे पैरामाउंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो दोस्त ग्रोथ भी बंद हो जाएगी और शरीर भी नहीं रहेगा। क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विथ रिगार्ड टू मीडिया एंड विथ रिगार्ड टू इंडिविजुअल, दोनों भारत के लोगों की भी और भारत के मीडिया हाउसेस की भी, क्या दोनों खतरे में है? पहला मुद्दा, पहले पॉइंट पे हम टिप्पणी चाहेंगे आपसे ध्रुव जी, कि क्या आपको लगता है कि जो मीडिया हाउसेज हैं उनको डरा दिया गया है, धमका दिया गया है, वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज नहीं कर पा रहे हैं, और जो कुछ लोग अगर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उठा लिया जाता है? बीबीसी ने अभी एक डॉक्यूमेंट्री डाली थी एक किसी नेता पे, राष्ट्रीय नेता पे, नाम क्या ले हम, और उसको जो है कि बैन कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, बहुत हो हंगामा किया गया, खूब हल्ला जितना भी किया जा सकता था किया गया। क्या लगता है कि ये सारे जो कदम है, ऐसे ही हॉस्टाइल टेक ओवर भी हुआ एक न्यूज चैनल का, और वहां के एक बहुत जाने माने पत्रकार हैं, बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं, उनको भी फिर से यूट्यूबर बना दिया गया। क्या लगता है आपको कि ये जो सारे कदम हैं सरकार के, ये इस आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं कि हाँ जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो खतरे में है, और ये सबसे बड़ा एक बोले तो कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेसी का, तो हाँ जी डेमोक्रेसी खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है? क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो एट द वेरी आउटसेट ये बोलना बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं होगा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है विद रिगार्ड टू मीडिया हाउसेस वो खतरे में है। वो खतरे में है दो तरीके से। पहला जो पर्सपेक्टिव है इस चीज को देखने का वो ये है कि क्योंकि मीडिया हाउसेस जो हैं वो वैक्यूम में काम नहीं करती हैं, उनको फंडिंग्स चाहिए होती हैं। फंडिंग्स कौन देता है? फंडिंग नॉर्मली जो कैपिटलिस्ट इंसान होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, वही लोग फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, एडवर्टीजमेंट से कुछ फंडिंग हो जाती है, ये सारी चीजें। तो जब पूरे देश में इस तरीके से लामबंदी हो रखी है एक तरफ, तो दूसरे तरफ का जो दूसरा जो सिक्के का जो दूसरा पहलू है, उसको दिखाने वाले जो लोग हैं, उनको जो फंडिंग मिलती थी उस पर बहुत तरीके से नकेल कसी जा रही है, बहुत सारे कानूनों को यूज करके। चीन से पैसा आ रहा है, और कुछ कानून है, फेमा, फेरा, ये सब कुछ कानून है जिसमें कि ये बता कर कि ये जो बाहर से पैसे आ रहे हैं ये देश के हित में नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उन फंडिंग को रोका जा रहा है। लेकिन ये तो न्याय संगत ही प्रक्रिया होगी। अगेन विल हैव टू लुक इनटू द फैक्ट दैट उन सारे केसेस में जो जजमेंट्स आ रहे हैं उसमें कितना सरकार की तरफ जजमेंट जा रहा है, कितना मीडिया हाउसेस की तरफ जजमेंट जा रहा है। तो इट्स नॉट दैट कि जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्यूजेशन लगा करके फंडिंग रोकी जा रही है, आपको एंटी इंडिया लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। फेमा या फेरा किसी एक लॉ में ऐसा कोई लिस्ट है कि देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर वर्किंग फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज। फेमा, तो उसमें एक लिस्ट बनाई गई है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि पैसा नहीं आना चाहिए विदेश से, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अगर उठा करके उसमें रख दिया जा रहा है विदाउट प्रोवाइडिंग यू फेयर हियरिंग, विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो सबसे पहला इंपेडिमेंट यहां पे है। दूसरा इंपेडिमेंट ये है कि जैसा आपने बताया कि यूएपीए और एनएसए, अब टू बी अर्स्टवाइल सेडिशन लॉ आल्सो, तो सेडिशन लॉ को यूज करके भी काफी चिल्लम हुआ, हो हंगामा हुआ, उसको यूज करके भी काफी सारे पत्रकारों को डराया धमकाया गया है। विनोद दुआ पर लगा था, अबेंस में रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनोद दुआ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, किशोर वांगखेमचा करके एक बहुत बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उनको भी काफी सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिले, उनके अगेंस्ट भी सेडिशन लगाया गया है। मतलब पीपल हु आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनल फोरम्स, उनके अगेंस्ट आप सेडिशन जैसे लॉ लगा दे रहे हैं। तो एक दूसरा खतरा इस तरीके से है कि जो कानून है, जो कानून का न्याय संगत इस्तेमाल होना चाहिए था, जो कानून को ड्यू प्रोसेस के हिसाब से जिसका यूज होना चाहिए था,
उसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। तो इन दो तरीकों से मेरे हिसाब से मीडिया हाउसेस खतरे में, उनकी इंडिपेंडेंस खतरे में, और जब मीडिया हाउसेस की इंडिपेंडेंस खतरे में है तो अनडाउटेडली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि एक बहुत अपने आप में एक बहुत मजबूत पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, वो खतरा है। चलिए, तो जानते हैं अनिकेत जी, आपका क्या कहना है इस मसले पे कि क्या सच में ये जो आर्गुमेंट्स हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकुलरली मीडिया के बारे में बात करें तो उनको डरा दिया जा रहा है, पत्रकारों को नौकरी से निकलवा दिया जा रहा है, उनके चैनल को ही खरीद लिया जा रहा है, जिसको हॉस्टाइल टेक ओवर करने वाले कह देते हैं। इन सारे माध्यम से क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीडिया की खतरे में है और इसलिए संविधान खतरे में है? जी, मीडिया हाउसेस का जो चलन जो है तो वो कॉमर्शियल सेटअप है, ये हम सभी को मतलब कि स्वीकार लेना चाहिए, मतलब कॉमर्शियल सेटअप में कि कॉमर्शियल सेटअप में जा चुके हैं। तो कॉमर्शियल सेटअप में क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होती है, लेजी फेयर का प्रिंसिपल अलाउ किया जाता है। तो क्या स्टेट जो है, जो रूलिंग पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो क्या उस पर इंटरफेयर कर रही है? उस चीज पे तो अभी तक एविडेंस पे बात चलेगी तो अभी तक ऐसे फैक्चुअल डेटा आया नहीं है कि स्टेट डायरेक्टली कहीं पे इन्वॉल्व हुई। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ अ कॉमर्शियल सेटअप एंड अ कॉमर्शियल मार्केटिंग एंड दैट इज गोइंग ऑन। पैसे चाहिए सभी को, मीडिया हाउसेस चलाने के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे? फंडिंग बाहर से हो रही है, तो बाहर से होने पे सर्टेन रूल्स हैं, फिर अगेन बात उसी की आ जाएगी। तो सारे हाउसेस को वो टिक करने पड़ेंगे, अगर उन लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उन पे कार्रवाई की जाएगी, और उसी ये न्याय की भी प्रक्रिया के अंदर ही आता है। और आज तक मतलब अभी तक तो ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का केस भी नहीं आया जिसमें कि मतलब इस चीज पे पर्टिकुलर इशू पे डील किया जाए कि जो फेमा या फेरा का जो भी है, फेमा सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने तो फेमा को हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को भी उसके अपहोल्ड किया, जजमेंट में उसने अपहेल्ड कर दिया था और अभी फिर से उसको रीइंटरटेन करने वाली है, तो वो तो एक अलग मुद्दा है जी। तो अभी जो है तो इस पे मीडिया हाउस वाला जो है, तो मीडिया हाउस का मेरे को लगता है कि जो सारी एक स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन में बात आती है कि मतलब आप बात कर रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन की जहां पे बात होती है, जहां पे स्टेट की इन्वॉल्वमेंट की कम की बात होती है, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा कि मतलब पैसे आएंगे। तो यही है सेटअप कि मतलब हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब है कि मीडिया जो हाउसेज हैं वो उनकी पूरी अभी जो संरचना है, पूरा उनका स्ट्रक्चर है, उसके लिए पैसा की जरूरत है, और मीडिया एंड बिजनेसमैन के बीच का ये कोलैबोरेशन है, ना कि स्टेट का इसमें कोई इंटरफेरेंस। स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी आता है कि स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो पॉलिटिकल लीडर जो रूलिंग डिस्पेंसेशन पे हैं, उनका और बिजनेसमैन का भी एक अपना कनेक्शन है, और फिर जो है रूलिंग डिस्पेंसेशन, बिजनेसमैन और मीडिया, ये तीनों एक ट्रायंगल बना चुके हैं आज के समय में, और ये तीनों एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं हॉस्टाइल टेक ओवर कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और पत्रकारों को यूट्यूबर बना दे रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, उसके जो फाउंडर है, जो फाउंडिंग डायरेक्टर है, वो अपने आप में आज नाम नहीं लेंगे, लेट्स नॉट गो देयर, मे बी समवन विल फाइल केस फॉर डिफेमेशन। तो उसमें एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, वो रूलिंग पार्टी से राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आप अगेन वैक्यूम में ये आर्गुमेंट्स नहीं दे सकते हैं कि स्टेट का बिजनेसमैन से क्या लेना देना है। स्टेट का बिजनेसमैन से लेना देना है। अगर नहीं होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे ये जो कानून लाया गया है, ये क्यों लाया गया है? किससे अपने आप को छुपाने की कोशिश की जा रही है? जनता को क्यों नहीं जानने दिया जा रहा है कि कौन चंदा दे रहा है? अगर जनता को पता होगा कि कौन चंदा दे रहा है और जनता को यह पता होगा कि जिसने चंदा दिया है क्या उसी का न्यूज चैनल है, तो जनता को यह भी समझ में आएगा कि ये न्यूज चैनल इस इंसान की बड़ाई क्यों कर रहा है। जनता को शायद समझ में आ भी रहा होगा, हालांकि ये जो गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ब्यूरोक्रेट्स बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस एंड मीडिया हाउसेस के बीच में, ये जनता खूब समझती है, और नहीं समझती है तो समझ ही जाएगी। हालांकि हम इस मुद्दे से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कि
इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्या वो भी खतरे में है? क्या पत्रकारों की बात तो ठीक है, लेकिन क्या इंडिविजुअल्स भी डर रहे हैं? लोग, हम जैसे आम नागरिक भी डरते हैं आज के समय में कुछ भी बोलने से, हम भी अपने आप को एक्सप्रेस करने से कतराते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के आज के ज़माने में जहां ट्रोल सिस्टम जो है ये भी एक काइंड ऑफ हथियार बन चुका है कि आप सोशल मीडिया पे आप ओपनली कुछ भी अगर बोलेंगे जो कि रूलिंग डिस्पेंसेशन या भी सोशल मीडिया के जो एक पर्टिकुलर व्यूज है मेजोरिटरिज्म व्यूज के, उसके अगेंस्ट हो तो आपको ट्रोल लिंचिंग कर दी जाएगी। क्या लगता है कि ट्रोल लिंचिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट अभी के समय में डेवलप होके आया है, जिसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और साथ में सरकार जो है वो एक फैक्ट चेक यूनिट भी लाने को है, जिसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे कोई भी सरकार से जुड़ी अगर न्यूज़ फॉल्स हो जाएगी, फेक होगी, तो उसको हटा दिया जाएगा। इसको लेके ऑलरेडी जो है वो महाराष्ट्र हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल्ड है, वो चल रहा है केस, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, लेकिन हम अपने फोकस को इस पर रखेंगे ही कि इस बात पे हम अपने फोकस को रखेंगे, क्या ये ट्रोल लिंचिंग जो है पार्टिकुलरली अगर मैं उसको टर्म देना चाहूँ तो क्या ये ट्रोल लिंचिंग से पार्टिकुलरली सोशल मीडिया पे इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खतरा है? क्या कहना है आपका इसके बारे में अनिकेत जी? जी, ये जो है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिगार्डिंग इंडिविजुअल पर्सन, तो इंडिविजुअल पर्सन में मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसकी थॉट प्रोसेस कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा गलीबल है कि ट्रोलिंग से इम्पैक्ट कर जाएगा। तो मतलब ट्रोलिंग तो हो रही है, अभी ट्रोलिंग हो रही है, तो अब ये तो नहीं कह सकता कि मैं अपने थॉट प्रोसेस कहीं पे भी लिखना चाहूँ लिख नहीं सकता हूँ। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरे को इतनी मिली हुई है, ये रशिया नहीं है, इंडिया है। इट इज नॉट रशिया, इंडिया है, लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं कि भारत ज्यादा अच्छा है, लेकिन छोड़िए इंडिया है हो या भारत हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है तो वो तो खतरे में है, क्योंकि ट्रोल लिंचर से समस्या है। अब मान लीजिए कि मैं अपनी एक्सप्रेशन को सोशल मीडिया पे लिखना चाहता हूँ, वो मेजॉरिटी जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जिनका कब्जा है बोले तो उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने मुझे इतना ट्रोल कर दिया कि वो मानसिक रूप से मुझे टॉर्चर होने लगा। मैं मानसिक रूप से उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया कि मैं उसे टॉलरेट कर पाऊँ, और फिर मेरे को डर लगने लगा कौन लिखे, लोग गाली देने लगते हैं। ऐसा होता है अक्सर, मतलब मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। जी तो क्या करना है इस बारे में, वो क्या करना है? जी, इस बारे में अगर पर्टिकुलर इस चीज पे तो लॉ अभी मतलब इस पर्टिकुलर चीज पे ट्रोलिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक लॉ नहीं है इंडिया पे। मे बी इस पे अगला स्टेप यही हो सकता है कि ये ट्रोलिंग वाला जो है सीन जो है तो उस पे लॉ लाया जा सकता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वेरी करेगा ये चीज कि आपकी जो ट्रोलिंग से है तो आपका मतलब कि मेंटल जो भी स्टेटस है वो कितना इम्पैक्ट हो रहा है। अगर हो रहा है गाली गलौज दी जा रही जी है जी सोशल मीडिया पे, जी, तो क्या इससे इंडिविजुअल फ्रीडम को खतरा दिखता है आपको? there are peoples who even though they are get trolled in the Instagram or social media, then also they are doing the same stuff. They are great enough. Yes. They have the courage to. They have that courage. चलिए, all about- हाँ, ये भी एक शाश्वत सत्य है, इससे हम परे नहीं जा सकते। तो आपका क्या ओपिनियन है ध्रुव जी इस मसले पे कि क्या ये ट्रोल लिंचिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है जिससे कि लोगों को कुछ भी बोलने से डराया जा सकता है, उन्हें चुप कराया जा सकता है, एटलीस्ट लिमिट तो किया ही जा सकता है? देखिए, इंडिविजुअल पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक उसका पहलू जैसा आपने बताया कि ट्रोल लिंचिंग है, दूसरा पहलू ये भी है कि लेट्स सपोज मेरी कोई पर्सनल बिलीफ है, मैं उसको ट्वीट करता हूं, ये पॉसिबल है कि उस ट्वीट के बेसिस पे उस वजह से एस्टैब्लिशमेंट में बैठे कुछ लोग मेरे अगेंस्ट एक प्रेजुडिस फॉर्म कर लें, और उसकी वजह से जो कुछ इतने वेग लॉज हैं जिसके की एम्बिट में एनीथिंग अंडर द सन आ सकता है, उस लॉ को यूज करके, सपोज सेडिशन को यूज करके, यूएपीए को यूज करके, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को यूज करके, बिकॉज नो वन नोज व्हाट इज अनलॉफुल इन यूएपीए, नो वन नोज व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी इन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नो वन नोज व्हाट कैन इंसाइट वायलेंस इन सेडिशन। तो इन सारी चीजों को यूज करके सरकार सीधे तौर पर भी इंडिविजुअल फ्रीडम को हार्म कर सकती है। दूसरा जो तरीका आपने बताया कि ट्रोल लिंचिंग हो रही है, उसमें भी
स्टैब्लिशमेंट में बैठी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जिस पार्टी की है, उस पार्टी में आईटी सेल काम करती है। वो आईटी सेल, अब तो खैर हर पार्टी की अपनी आईटी सेल है, बट अगेन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनकी आईटी सेल बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इवन इफ यू डेयर टू आस्क सम क्वेश्चंस, इवन इफ यू डेयर टू गो अगेंस्ट देम, उनकी जो ट्रॉल आर्मी है वो आकर के आपको तंग करने लगेगी, आपको परेशान करेगी। और मेरे हिसाब से ये कह देना कि काफी लोग गाली खाने के बाद भी वही काम कर रहे हैं, तो दिस कांट जस्टिफाई, बिकॉज अगर एक इंसान को भी उस वजह से दिक्कत आ रही है, ट्रॉलिंग की वजह से दिक्कत आ रही है, इट्स नॉट अबाउट हार्म टू मेंटल हेल्थ, इट कैन ऑल्सो बी अबाउट डिफेमेशन, इट कैन ऑल्सो बी अबाउट मेरी डिग्निटी। So it's not just about mental health, it's not just about XYZ person is doing very great even after trolling। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी ट्रॉलिंग झेल के उतना अच्छा कर पाऊंगा। और अगर एक इंसान को भी उस वजह से दिक्कत आ रही है तो दिस मस्ट बी लुक्ड इनटू। हालांकि कहने वाले तो ये कहते हैं कि अगर आपका फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप कुछ भी ट्वीट कर दें, तो बाकी लोगों का भी है कि आपको कैसे भी ट्रोल कर दें। बहरहाल ये जो मसला है ये फिर से एक विवादास्पद मसला है और वो थिन लाइन खींचने वाली है कि आपकी राइट मेरी राइट, आप कुछ भी बोलेंगे तो हम भी तो बोल सकते हैं जी, फिर आपको क्यों लगता है बुरा और आप क्यों कहते हैं कि ट्रोल किए जा रहे हैं। तो इन चर्चाओं से अब आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की तरफ, जो कि जुडिशियरी है। और जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका खतरे में है। ये न्यायपालिका का जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, वो एज ए गार्जियन का रोल है। न्यायपालिका ही वो बॉडी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपनी अटमोस्ट फेथ जाहिर किया था। उनके अकॉर्डिंग जो भी बैलेंस है सारे ऑर्गन्स में बनाए रखने का, ये जिम्मेवारी दिया गया है न्यायपालिका को। जुडिशियरी को ही ये ड्यूटी दी गई है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे जनाब। और अभी के समय में ये सवाल अगर उठ पा रहा है कि क्या जुडिशियरी ही खतरे में है, तो अगर जुडिशियरी खतरे में है तो समझिए कि सच में संविधान खतरे में है। तो इसलिए अंतिम मसले पे हम आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जुडिशियरी खतरे में है। तो क्या लगता है आपको मिस्टर ध्रुव कि क्या जुडिशियरी जो है वो आज के समय में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन के कारण खतरे में है? जुडिशरी जो बाहरी दबाव है उनके कारण भी खतरे में है, बट जो जुडिशरी के अंदर जो आंतरिक मसले हैं, जो कुछ आंतरिक डाइकोटमीज हैं, उनकी वजह से भी वो खतरे में है। जैसा कि आपने बताया कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब लॉ मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू हुआ करते थे, तो ऐसा लगा जैसे सरकार का एक पूरा हिस्सा पूरे टाइम एंटी जुडिशरी बातें करने के लिए इंप्लॉय कर दिया गया हो, जो अननेसेसरी टसल क्रिएट किया गया अभी कुछ हाल के दिनों में, 2-4 महीने पहले। तो उसको देख करके ये लगता है कि बाहरी दबाव भी है जुडिशरी पे। एक बहुत रेलेवेंट इंस्टेंस है कि अभी तक ऐसा होता आया था कि कॉलेजियम में जो अपॉइंटमेंट्स होते थे उनका कोई कॉलेजियम रेजोल्यूशन किसी को पता नहीं होता था। इट वाज अ वेरी ओपैक प्रोसेस। हाँ, देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी अबाउट इट। लेकिन अभी जब हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने क्या किया कि शायद जस्टिस चंद्रचूड़ के पहले जब जस्टिस रमना थे, शायद ये तभी हुआ था कि जो कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस होते हैं, तो उस कॉलेजियम की मीटिंग में जो भी बातें होती हैं, मोटे मोटे तौर पे जो रेजोल्यूशन लिया जाता है कॉलेजियम की मीटिंग में, उस रेजोल्यूशन को पब्लिक में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पे उसको पब्लिश किया। उसको लेकर के सरकार की तरफ से एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आया कि इसकी क्या जरूरत है, ये सरकार और जुडिशरी के बीच का मसला है। ये सरकार और जुडिशरी के बीच का मसला नहीं है, मसला है ये सौरभ कृपाल के अपॉइंटमेंट, सौरभ कृपाल के अपॉइंटमेंट है। जी 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 जी। जहां उनको जस्टिस रमना उस समय कॉलेजियम हेड कर रहे थे। तो ये सिर्फ सरकार और न्यायपालिका के बीच का मसला नहीं है, इसमें लोगों का जनहित भी छुपा हुआ है। तो अगर कॉलेजियम ये अपने रेजोल्यूशन को पब्लिक कर भी दे रहा है, तो उससे सरकार इतनी क्यों घबरा रही है? अगर सरकार
कुछ गलत नहीं कर रही है, सरकार के पास अगर घबराने को कुछ नहीं है तो क्यों घबरा रही है सरकार? इसका मतलब है कि समवन इज एट फॉल्ट। लेकिन ठीक है, ये तो अपॉइंटमेंट की बात है, लेकिन जुडिशियरी जो है वो तो यहाँ तक इल्जाम लगा रही है। अभी संजय किशन कौल ने एक कमेंट किया था, अभी जज 2 लोगों की बेंच ने टिप्पणी की थी कि लगभग 50-70 से ज़्यादा ऐसे वैकेंसीज हैं जिसकी हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिहाज से रिकमेंडेड है कॉलेजियम द्वारा, लेकिन सरकार जो है वो 8-9-10 महीना हो गया बैठी हुई है, उसको क्लियर ही नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अच्छे लोग जुडिशरी में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो थक जा रहे हैं, ऐसे इंतजार करते करते विथड्रॉ कर रहे हैं अपने नाम की, भाई हमें नहीं जाना है जुडिशरी में, हमें प्रैक्टिस ही करने दो। तो ये जो है कि ये भी एक कंटेंशियस इशू है कि पावर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के हाथ में है, जुडिशरी के हाथ में है, लेकिन अपॉइंटमेंट जो फॉर्मली करेगा वो तो एग्जीक्यूटिव ही करेगा, वो प्रेसिडेंट करेंगे। इसको लेकर, अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को लेकर एक तनाव है और सरकार जो है वो क्लियर नहीं करे नामों को। क्या लगता है कि आपको लगता है कि ये इंटरवेंशन जो है सरकार का ये इनऑर्डिनेट है, ये सही नहीं है और इसके कारण भी जुडिशरी की जो है वो खतरे में आ जाती है? देखिए, ये जो पूरा डिबेट है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सरकार जिस समय से 1992 से, आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1992 से जब कॉलेजियम का पहली बार कॉलेजियम स्टैब्लिश हुआ था, तो उस समय से जो भी सरकारें आई हैं वो जाहिर सी बात है कि वो उस चीज के अगेंस्ट रही है। बट जब भी ऐसे मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट आती है तो दे टेंड टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो उससे क्या होता है कि ये अननेसेसरी टेंशन आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो, जैसा आपने बताया, जस्टिस संजय किशन कौल की जो बेंच अभी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर के हियरिंग जहां पे चल रही है, तो उसमें ओरल ऑब्जर्वेशन जस्टिस संजय किशन कौल ने एक ओरल ऑब्जर्वेशन दिया था कि आइडियली जब कॉलेजियम रिकमेंडेशन हो जाता है तो 6 महीने के भीतर सरकार को उसको या तो आप उस पर मुहर लगाइए या तो आप बताइए कि आप नहीं करेंगे, और वो भी बहुत लिमिटेड रीजंस की वजह से, जो आईबी और रॉ के जो रीजंस होते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला आ जाता है फिर से, उन सारी वजहों से। लेकिन कॉलेजियम रिकमेंडेशंस पर बैठ जाना, इट्स मॉकरी ऑफ द होल सिस्टम। ईदर यू डू इट or you say that you won't do it because this particular person is not qualified enough, or even if he or she is or they are qualified enough, they're not suitable because of these reasons. But you can't just sit on that, because इससे सिर्फ जुडिशरी और लेजिस्लेचर का टेंशन ही नहीं बढ़ रहा है, इससे जो इतने लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं इंडियन जुडिशरी के पास, हायर जुडिशरीज में, सुप्रीम कोर्ट में देयर आर अराउंड 70,000 केसेस व्हिच आर पेंडिंग at the moment as we speak. तो उससे भी, उस चीज से भी निदान पाने में ये चीज बहुत आवश्यक है कि सरकार जो है एक्सपीडिएट करे इस पूरे प्रोसेस को, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस को, अननेसेसरी टेंशन क्रिएट ना करे। दूसरी चीज ये है कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन थे, अभी भी हैं, हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने फॉर सम रीजंस एक दिन किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी पब्लिक गैदरिंग में, पहले दिन जब वो सांसद बोलने पहले उनकी पहली इंट्रोडक्शन थी, तो ही कमेंटेड दैट बेसिक स्ट्रक्चर इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझने वाली बात यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और उन्हीं के पार्टी के लोग ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थी और बेसिक स्ट्रक्चर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट था, तो कौन किसके अगेंस्ट है? माइनस माइनस प्लस वाली मैथ के सवाल जैसा हो जाता है, काफी पजलिंग हो जाती है हालांकि। तो हम लेकिन बात, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे मिस्टर निकेत, कि आपका क्या कहना है इस मसले पे कि जो इम्पेडिमेंट है एग्जीक्यूटिव का, सरकार का जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर, और साथ में जो ऑर्डिनेंस आते हैं, जो भी लॉज बना, सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन आते हैं उसको सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए और फिर लेजिस्लेशन के जरिए बदल देती है, जैसे कि अभी दिल्ली ऑर्डिनेंस केस में देखा ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट को लेकर। तो आपका क्या कहना है इस मसले पे कि क्या जुडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव द्वारा की जा रही इनऑर्डिनेट डिले जुडिशरी के लिए एक खतरा है और इससे संविधान जो है वो खतरा में आ जाता है? नो डाउट, मतलब कि जो है कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है कि जो होल्ड पे रखना है कि
अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस को होल्ड पे डालना है, तो ये इनऑर्डिनेट डिले तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्कीम के अगेंस्ट जाएगा और ये पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट भी जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ये। और एग्जीक्यूटिव एक्शंस इसके रिगार्डिंग नहीं होने चाहिए, यही मेरा ओपिनियन रहेगा। और कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट दैट मेकिंग ओवरटर्निंग अ जुडिशियल डिसीजन बाय मेकिंग अ ऑर्डिनेंस एंड converting that ordinance into a law, like in the case of Delhi ordinance. या इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट कमीशन के भी अपॉइंटमेंट को लेके ये चीजें हुई थी, जिसको अभी सरकार बिल लाने वाली थी, लाई नहीं, पता नहीं फिर लाएगी ही विंटर सेशन में आई गेस। फिर बात वहीं आ जाती है कि बैलेंस ऑफ पावर, क्या जुडिशरी का जो डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन होता है अपने आप? क्या पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि जुडिशियल डिसीजन को ओवरटर्न किया जा रहा है लेजिस्लेचर द्वारा? आंसर हमें सबको पता है कि ना में मिलेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है अच्छी, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव या पीपल को ज्यादा भाव देना चाहिए, और जुडिशियरी जो है वो लेजिस्लेशन का मसला अपने हाथों में नहीं ले सकती। Aristocratic people sitting in AC rooms. लेकिन बात तो ये हो जाती है ना जी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा जो देश है वहाँ पार्लियामेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो सॉवरेन नहीं है। सॉवरेन तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पार्लियामेंट तो कुछ भी लॉ बना नहीं सकती, और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए तो जुडिशरी ही सामने आएगी। सोल अमेंडमेंट के जैसे प्रोविजन है 368 है, तो अमेंडमेंट के प्रोविजंस के जो एम्बिट है तो वो जुडिशियल डिसीजन जो आ जाते हैं तो उससे भी नहीं कर्टेल होती है। अगर आप बेसिक इनफॉर्मेलिटी जो भी है डिसीजन में, तो वो आप पॉइंट आउट करके हटा सको, तो आप लॉ जो है तो वो बना सकते हो उस चीज पे। जुडिशियल डिसीजन के वो कॉन्ट्रावेंशन में नहीं जाएगा, कॉन्ट्रावेंशन में वो नहीं जाता है, वो जाता है कि मतलब उसी के कंसोनेंस पे चला जाता है। अब कहना है कि अगर जुडिशियरी कोई टीका टिप्पणी करती है लेजिस्लेशन के एक्ट पे, तो लेजिस्लेशन जो है वो लेजिस्लेचर जो है उस पॉल्यूशन को, उस पॉलिटिंग एलिमेंट को हटा देता है, जिसके कारण जुडिशियरी को ऐतराज होता है, और उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव पावर ओपन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। एक फिनिशिंग लाइन हम चाहेंगे आप दोनों से कि एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, जैसे कि हम डिस्कशन को क्लोज करने वाले हैं, क्या कहना है आपका ओवरऑल अ काइंड ऑफ फिनिशिंग स्टेटमेंट? मेरा यही मानना है कि मोटा मोटी जो अभी ये नैरेटिव चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, मेरे हिसाब से ये वाजिब बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों के लिए बनाया गया है वो लोग खतरे में है। वो जो बेसिक आइडेंटिटी थी, वो जो बेसिक इथॉस है, डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ खतरे में है। वो सब कुछ खतरे में इसलिए है क्योंकि कानून बनाने वाले लोग ना अच्छे से कानून बना रहे हैं, ना उसका पालन कराने वाले लोग उसको अच्छे से पालन करा पा रहे हैं, और जुडिशरी भी अपने व्यक्तिगत उनके जो अंदरूनी अंतर्द्वंद है या जो बाहरी दबाव है उसमें आकर के जुडिशरी भी अच्छे तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पा रही, स्ट्रगल कर रही है। तो मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। आपका क्या टेक है मिस्टर अनिकेत? जी, मैं तो इसी तरह पढ़ा है कि लॉ क्या है, लॉ को आप बनाते हो, और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम बुक है कि मतलब उससे ज्यादा कुछ ऊपर नहीं है, तो वो प्रोसेस तक पहुंचने का एक जरिया है। तो जैसे कि अभी बताया गया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों ही अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के वर्क कर रही हैं, तो वो हर देश में होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट मतलब कहीं कहीं कुछ इनफॉर्मेलिटीज रह जाती हैं, तो एक सुधार करने की जरूरत, सुधार का स्कोप हमेशा रहेगा कि देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। Being constitution is an organic document, it will always be, its provision are always subjected to be infringed, and then only this constitution could grow and our democracy could mature. And society as a whole, we as a society as a whole have developed, मतलब सोसाइटी डेवलप हुई है कि ऐसा नहीं है कि मतलब हम देखते थे 1947 में जिस तरीके से थे, 2023 में काफी डिफरेंस है। राइट्स मिले हैं अपने को, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पे प्लेटफॉर्म्स अपने पास अवेलेबल हैं, एक्सप्रेशन के इतने सारे अगर फॉर्म्स अवेलेबल हैं तो उतने ही मिसयूज करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टेट को भी सफिशिएंट पावर मिलनी चाहिए, मतलब स्टेट के पास भी अब क्राइम के नेचर डिफरेंट हो रहे हैं, तो उसी तरीके के राइट्स
स्टेट के पास भी मतलब अब ज्यादा एम्बिट अपने बढ़ा करके मतलब स्टेट एक्शंस ले सकता है। चलिए, धन्यवाद। फिर आप सभी दर्शकों को धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमने बात किया कि क्या संविधान सच में खतरे में है, और बाकी तो जजमेंट आप ही को बनाना है, सोचना तो आप ही को है, विचार भी आपको करना है। आपके व्यूज क्या हैं इस रिगार्ड में? क्या लगता है कि संविधान खतरे में है? क्या जिन पहलुओं पे हमने बात किया आपको भी इसमें कुछ समस्या दिखता है? आपको भी दिखता है कि क्या कोई द्वंद्व है सरकार और बाकी सारी जो भी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं उनके बीच? अगर ऐसा लगता है तो अपने व्यूज को जरूर ही हमें कमेंट बॉक्स में टीका टिप्पणी करके बताएं। देखते रहिए दी लीगल वाणी। शुक्रिया, धन्यवाद।